नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड। इसमें हम केमिकल डायनेमिक में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके हमने 2 मेथड देख लिए थे। आज हम इसका थर्ड मेथड देखेंगे और वो मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड, और हम जिसको मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं, यानी अर्ध आयु की विधि। जैसा कि आप जानते हैं, अपन ने पहले पढ़ा था इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, और उसमें हमने अर्धायु भी पढ़ा था और हमने अर्धायु की परिभाषा पढ़ी थी। और हमने ये देखा था अर्धायु ये वो समय है जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। और फिर उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की अर्धायु हमने निकाली थी। तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के निश्चित परिवर्तन में लगा समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो थर्ड ऑर्डर के लिए ये होता है टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁴। तो अतः जो एन ऑर्डर रिएक्शन है, उन एन ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को, यानी अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A की n-1 घात के प्रतिलोमानुपाती होती है, जिसको हमने जनरलाइज कर दिया, यानी T is inversely proportional to 1/a⁴n-1। As you know, n is order of reaction। तो अब हम उससे ये निकाल सकते हैं कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर, इसकी वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है। अब हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि माना कि 2 अलग अलग प्रयोगों में अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो A1 और A2 है, और उनकी निश्चित मान के परिवर्तन में जो लगा समय है वो T1 और T2 है। अगर हमने इसको इस तरह से जनरलाइज किया तो इसका मतलब हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, T1 इज़ directly proportional to 1/a⁴n-1 and T2 is directly proportional to 1/a⁴n-1। हम इसको 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, T1/T2 इज़ इक्वल टू a2/a⁴n-1। अब हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो हमने लिखा लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू n-1 log a2/a1, और n-1 इज़ इक्वल टू log T1/T2 डिवाइडेड बाय log a2/a1, और n इज़ इक्वल टू 1 प्लस विद इन ब्रैकेट log T1 माइनस log T2 डिवाइडेड बाय log a2 माइनस log a1। यहाँ ये A1 और A2 की हम अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं, और उसके लिए हम हाफ लाइफ टी हाफ 1 और टी हाफ 2 ये हम ज्ञात करके हम एन ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस स्थिति में इसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, टी हाफ is inversely proportional to 1/a⁴n-1। For first order reaction, as you know, n is equal to 1, so T half is inversely proportional to 1/a⁴, or T half is equal to constant।
फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन में n हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया T½ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और वी कैन राइट एज A_T½ इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन T½ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 और A² T½ इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू के ऑर्डर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उस कांस्टेंट वैल्यू से हम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपकी एक मेथड और है ऑर्डर डिटरमाइन करने का, वो है इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड, या जिसे हम समाकलन या अनुभव विधि कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने कैलकुलेट की, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं और उस कंसंट्रेशन से हम उनकी अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन करते हैं। तो हम उन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम T, A और X की वैल्यू हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उससे हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का मान कांस्टेंट है या सेकंड ऑर्डर के लिए या थर्ड ऑर्डर के लिए। तो अगर मान लो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का मान कांस्टेंट आता है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए K का मान कांस्टेंट आता है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हम उस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो डिटरमाइन करते हैं, और इसीलिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, या जिसे हम प्रयास और असफल विधि कहते हैं। तो यदि कोई भी व्यंजक के स्थिर मान नहीं देता है तो समझना चाहिए कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या वो जटिल अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। तो इसलिए इस विधि का हम सरल अभिक्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए एक हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट आप देखिए कि अमोनियम साइनेट के यूरिया में परिवर्तन के अध्ययन में वॉकर और हमलों ने 1895 में ये निम्न आंकड़े प्राप्त किए उसने, और उन निम्न आंकड़ों से उसने अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया। उसने ये किया कि ये देखो ऊपर समय है और नीचे अपरिवर्तित अमोनियम साइनेट की वैल्यू है। तो जैसे समय 0 पर अमोनियम साइनेट की वैल्यू है 0.0926 मोल, ठीक है। अब 45 मिनट में इस अमोनियम साइनेट की वैल्यू है 0.074। इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड ये, और उसमें अनचेंज अमोनियम साइनाइड की ये वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उन वैल्यू को हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के हमने रेट इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है उसमें हमने उनकी वैल्यू पुट की। तो देखो आप ये देखो ना, इसमें ये हमने टेबल बना रखी है। ये टेबल तो है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में ये A-X की वैल्यू यानी अनचेंज कंडीशन कंसंट्रेशन है, और ये X की वैल्यू है उसके लिए, है ना, चेंज कंसंट्रेशन हमने निकाल ली। और फिर हमने उसको K1 में अलग अलग टाइम पीरियड पर वैल्यू पुट की, और K2 में हमने इनकी वैल्यू पुट की। तो आप देखिए, उसको ध्यान से देखिए कि K2 के लिए हम अलग अलग सब टाइम पीरियड पर K2 के मान कांस्टेंट आ रहे हैं। चाहे आप 45 मिनट पर देखो, चाहे आप 157 मिनट पे देखो, सबके लिए यहाँ पर K के मान कांस्टेंट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर K के मान, K1 के मान कांस्टेंट नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि उसके लिए K2 का मान स्थिर आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात और निश्चित हो जाती है कि अगर प्रथम कोटि के K1 के मान समय के
साथ, समय के बढ़ने के साथ निरंतर कम होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये निरंतर K1 के मान कम हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अभिक्रिया की कोटि का मान 1 से ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अगर हमने इन वैल्यू को K3 में रखा और K3 को रख के और फिर समय के बढ़ते हुए क्रम में हमने इनके मान निकाले, तो हम ये देखते हैं कि उनके मान जो है वो कम होते जाते हैं, समय के साथ उनके मान कम होते जाते हैं। तो इस तरह से नहीं, समय के साथ उनके मान बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि 3 से कम है। तो इस तरह से हम इसमें अभिक्रिया की कोटि को हम इंटीग्रेटेड और ट्रायल मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं।